गुलजारी उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक। सबक ख़त गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू, मकतूब निगार हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आज हम इसमें पढ़ेंगे अहम इक़्तिबासात की तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। ख़त गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू, मकतूब निगार मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इक़्तिबास नंबर 1। हाँ साहब, तुम क्या चाहते हो? मुज्तहिदुल असर के मुसव्विदे को इस्लाह देकर भेज दिया, अब और क्या लिखूं? तुम मेरे हम उम्र नहीं जो सलाम लिखूं, मैं फ़कीर नहीं जो दुआ लिखूं। तुम्हारा दिमाग चल गया है, लिफाफे को कुरेदा करो, मुसव्विदे को बार बार देखा करो। पाओगे क्या? यानी तुमको वो मोहम्मद शाही रविशें पसंद हैं कि यहाँ खैरियत है, वहाँ की आफ़ियत मतलूब है। हवाला सबक। मुंदरजा वाला इक़्तिबास शामिल निसाब सबक ख़त गालिब बनाम मीर मेहदी मजरू से लिया गया है। तारुफ़ मकतूब निगार। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उर्दू शायरी और उर्दू नसर दोनों ही में एक आला मकाम रखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के उर्दू खतूत ने जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डाली और क़दीम तर्ज़ की पुरतकल्लुफ़ मकतूब निगारी थोड़े ही अरसे में बिल्कुल ख़त्म हो गई। गालिब के खतूत उनके निजी हालात से लेकर इस ज़माने के सियासी, समाजी, माशी और माशरती माहौल की वजाहत करते हैं। तारुफ़ मकतूब अलैह। मीर मेहदी मजरू का पूरा नाम मीर मेहदी हुसैन था। आप दिल्ली के आसपास मोहल्ला उर्दू बाज़ार में पैदा हुए। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो आपने दिल्ली से कूच किया, लेकिन जो ही दिल्ली में कुछ अमन व अमान कायम हुआ तो मजरू दिल्ली वापस आ गए। आप गालिब के शागिर्द भी थे, लेकिन आपने शायरी में गालिब का रंग नहीं अपनाया। नसर में आप पर गालिब का रंग नुमाया नज़र आता है। गालिब मजरू के नसर निगारी के मद्दाह थे। तशरीह। इस इक़्तिबास में गालिब मीर मेहदी मजरू से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैंने मुज्तहिदुल असर मौलाना सरफराज हुसैन के मुसव्विदे की इस्लाह करके उन्हें भेज दिया है, और अब मज़ीद क्या लिखूं? वो मीर मेहदी मजरू से कहते हैं कि तुम मेरे हम उम्र नहीं हो, बल्कि मुझसे छोटे हो, तो मैं तुम्हें क्यों सलाम लिखूं? क्योंकि कायदा ये है कि छोटे बड़ों को सलाम किया करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई दरवेश या फ़कीर नहीं हूँ कि दुआएं देता फिरूँ। तुम्हारा दिमाग सही है, ज़रा लिफाफे को सही से देखो, मुसव्विदे को अच्छी तरह से बार बार देख लिया करो कि इसमें क्या है। अब वो दौर गया जब आदाब और अलक़ाबात के ज़रिए गुफ्तगू का आगाज़ होता था कि यहाँ सब खैरियत है, वहाँ भी आफ़ियत होगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। इक़्तिबास नंबर 2। अगलों के खुतूत की तहरीर की यही तर्ज थी। हाय क्या अच्छा शेवा है, जब तक यूँ ना लिखो गोया वो ख़त ही नहीं है। चाह बेआब है, अब्र बेबारा है, नक़ल बेमेवा है, खाना बेचराग है और चराग बेनूर है। तशरीह। पुराने ज़माने में ख़त इंतहाई पुरतकल्लुफ़ अंदाज से लिखा जाया करता था। फ़ारसी रिवायात के ज़ेर असर ख़त में लफ्ज़ी आराइश का ख़ास एहतमाम होता था। इस दिमाग सूजी की वजह से ख़त लिखने का असल मकसद फ़ौत हो जाता और मतलब की बात अल्फाज के भारी भरकम पहाड़ के नीचे दब कर रह जाती थी। इस दिमाग सूजी के नतीजे में असल बात दब कर रह जाती और जो असल बात इसमें कही जाती है उसका असर ज़ाया हो जाता था। आमने सामने गुफ्तगू करते हुए जिस तरह का फ़ितरी अंदाज़ होता था, खतूत निगारी में उसकी बिल्कुल बरअक्स था। गालिब ने इस पुराने अंदाज़ को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने एक सादा और पुरकशिश अंदाज़ को अपनाया। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि कम लफ्ज़ों में जो बात बयान की जाती है वो ज़्यादा असर रखती है और अल्फाज और तराकीब के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चुनांचे कहते हैं कि अगर कोई ख़त इस तरह से लिखा जाए कि जिसमें कि बहुत अल्फाज और तराकीब का ख्याल रखा जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि कोई कुआं बग़ैर पानी के हो, बारिश बग़ैर बादलों के हो जाए और कोई दरख्त बग़ैर फल के हो, और कोई घर हो ऐसा कि जहाँ पे कोई रोशनी ना हो, अंधेरे वाला घर हो जहाँ कोई रोशनी की उम्मीद ना हो। अलगर्ज़ ये कि आपने एक ऐसे ख़त को जो कि काफ़ी मुरस्सा और मुसज्जा लिखा हो उसे इस तरह से ताबीर किया है कि जो अपने मानी खो दे और जो असल बयान है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और सिर्फ़ उसकी खूबसूरती ही बाकी रह जाए, जो कि ख़त के असल मकसद को पूरा ना करती हो और लिखने वाले की बात को आगे तक ना पहुँचाती हो। इक़्तिबास नंबर 3। शहर चुपचाप, न कहीं फावड़ा बजता है, न सुरंग लगाकर कोई मकान उड़ाया जाता है, न आहनी सड़क आती है, न कहीं दमदमा बनता है,
دلی شہر خاموشہ ہے۔ تشریح: اس اقتباس میں غالب نے جنگ آزادی کے بعد دلی کے حالات کی تصویر کشی کی ہے اور کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، نہ کوئی ہلچل ہے، نہ کوئی آہٹ ہے، کسی جگہ نہ کھدائی ہو رہی ہے، نہ کسی گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، نہ کوئی پختہ سڑک موجود ہے، نہ کہیں کوئی عارضی قلعہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ خوف کا عالم ہے، لوگ انگریز سے ڈر کر اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ غالب بھی اپنے گھر میں محصور تھے۔ اس وقت دلی شہر بالکل ویران ہو گیا ہے اور یہ ویرانی قبرستان کی سی ویرانی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان اقتباسات سے امتحان میں تشریح کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔